भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के बारे में बात कर रही हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना में कुटुंब शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम कुटुंब में ही आजीवन जीते हैं, इसलिए कुटुंब को अच्छा बनाना यह हमारा सबका दायित्व होता है। कुटुंब अच्छा बनेगा तो समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, कुटुंब ठीक होगा तो संस्कृति और धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि कुटुंब ही सामाजिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन का, राष्ट्रीय जीवन का मूल केंद्र है। इसलिए कुटुंब में रहने वाले सब लोगों का यह सम्मिलित दायित्व है कि अपने कुटुंब को अच्छा बनाएं। कुटुंब को अच्छा बनाने की दृष्टि से हम गृहस्थाश्रम के बारे में विचार करने वाले हैं। हम में से अनेक लोग जानते होंगे और संभव है कि कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि भारत के मनीषियों ने हमारे जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया है। ये 4 जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। आश्रम माने कोई एक ऐसा स्थान नहीं है। आश्रम कहते भी हमारे मन में कुछ विचित्र कल्पना आने की संभावना है कि वहाँ जहाँ ऐसे दाढ़ी वाले ऋषि मुनि रहते हैं, जहाँ पर्णकुटियाँ हैं, घास फूस के घर हैं, जहाँ हिरण और खरगोश और ऐसे प्राणी हैं, जहाँ नदी का किनारा है, जहाँ गायें चरती है, इसको आश्रम नहीं कहा। वो आश्रम एक स्थान है, वो एक अलग विषय है। आश्रम ये जीवन जीने की व्यवस्था है। ऐसे हमारे 100 वर्ष के जीवन के 4 भाग हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। ये 4 भाग 4 आश्रमों के नाम से जाने जाते हैं। ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम। भारत के मनीषी कहते हैं कि मनुष्य ने 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए, इसलिए मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम है, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थाश्रम है, तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थाश्रम है और चौथे 25 वर्ष संन्यास्ताश्रम है। अब ये 25 माने एकदम 25 ही नहीं, कभी 24 और 27 भी होंगे, कभी 23 भी होंगे, 22 भी होंगे, कभी 35 भी होंगे। ऐसा परिस्थिति के अनुरूप 25 से कम ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु औसत से ये 25-25 वर्ष का विभाजन है। प्रथम 25 वर्ष में व्यक्ति आगे के आश्रम के लिए पूर्व तैयारी करता है, सर्व प्रकार की क्षमताओं को प्राप्त करता है और फिर 25 वर्ष पूरा करके वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थाश्रम के बारे में पहला विचार तो यह किया गया कि सर्व प्रकार के 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह दायित्व से पूर्ण है। ब्रह्मचर्याश्रम भी गृहस्थाश्रम पर निर्भर करता है। ब्रह्मचर्याश्रम माने शिशु अवस्था के बच्चे, बाल अवस्था के, किशोर अवस्था के बच्चे। अब वो बच्चे तो घर में ही रहेंगे और घर में
गृहस्थों के घर में ही रहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी तो माता पिता की ही है। इसलिए ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम के ऊपर ही निर्भर करता है। वानप्रस्थाश्रम का आधार भी गृहस्थाश्रम ही है और संन्यास्ताश्रम का आधार भी गृहस्थाश्रम है। इसलिए गृहस्थाश्रम तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता है, इसलिए श्रेष्ठ माना गया है। इस गृहस्थाश्रम को ही कुटुंब का पर्याय कहते हैं। गृहस्थाश्रम चलाने का दायित्व गृहस्थ और गृहिणी का होता है। गृहस्थ और गृहिणी को गृहस्वामी और गृहस्वामिनी कहा जाता है, माने ये अधिकारी पुरुष है। गृहस्थ माने पति, गृहिणी माने पत्नी। पति और पत्नी ये घर के प्रमुख लोग हैं। विवाह होता है और स्त्री और पुरुष का गृहस्थाश्रम शुरू होता है। इस गृहस्थाश्रम का केंद्र बिंदु पति और पत्नी है। तो गृहस्थाश्रम के लिए सबसे पहला विचार इस भाग में हम करेंगे कि ये पति पत्नी का संबंध क्या होता है। स्त्री और पुरुष विवाह संस्कार से जुड़कर पति पत्नी बन जाते हैं तो एकाएक क्या परिवर्तन हो जाता है। एकाएक कोई शारीरिक परिवर्तन तो नहीं हो जाता, एकाएक कोई शिक्षा में परिवर्तन तो नहीं हो जाता, एकाएक कोई एकदम सद्गुण आ जाएंगे, क्षमताएं बढ़ जाएंगी, ऐसा तो नहीं होता। परिवर्तन होता है वह संबंधों में होता है। अब वह केवल पुरुष नहीं है, पति है। अब वह केवल स्त्री नहीं है, पत्नी है। स्त्री और पुरुष तो स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले हैं। मैं पुरुष हूँ ऐसे अकेला कोई भी पुरुष कह सकता है, मैं स्त्री हूँ ऐसे अकेली स्त्री कोई भी स्त्री कह सकती है, लेकिन मैं पत्नी हूँ ऐसा वो स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकती। पति है तो मैं पत्नी हूँ, ऐसे मैं पति हूँ यह व्यक्तिगत परिचय नहीं है। पत्नी है तो मैं पति हूँ, ऐसे संबंधों की भूमिका बदलती है, पहचान बदलती है। और इसलिए कुटुंब को अच्छा बनाने के लिए पति पत्नी का संबंध कैसा होगा यह चीज बहुत मायने रखती है। आज के विवाह करने वाले लड़के और लड़कियों को पति और पत्नी बनना सिखाने की बहुत आवश्यकता है। उनको भी पति और पत्नी बनना सीखने की बहुत आवश्यकता है। पहला मुद्दा, अब पति और पत्नी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ये दो नहीं है, ये दो एक हैं। हमारे यहाँ पति और पत्नी को संयुक्त रूप में दंपति कहते हैं। दंपति एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन नहीं। पति और पत्नी का जोड़ा कहते हैं, जोड़ा भी एक वचन है, द्विवचन नहीं या बहुवचन नहीं। इसलिए पति और पत्नी बनना ये एकत्व की साधना शुरू करना है। इसलिए पति और पत्नी को एकत्व कैसे प्राप्त होगा, एकात्म संबंध कैसे बनेगा, इसकी साधना करना है। अब ये व्यवहार में भी है, मनोभाव में भी है और व्यवस्था में भी है। व्यवस्था में कैसे आया देखिए, बहुत मज़ेदार बात है। हमारी समझ में आएगा कि पूरे समाज ने इसका स्वीकार किया है। अब पति और पत्नी का विचार एक साथ ही किया जाता है। कैसे? घर में यदि पूजा करना है, सत्यनारायण की पूजा ही है, तो अकेला पति या अकेली पत्नी नहीं कर सकते, दोनों को साथ में ही करना है। राज्याभिषेक होता है तो अकेले राजा का नहीं होता, राजा और रानी दोनों का ही साथ में होता है। यज्ञ करना है
तो पति और पत्नी दोनों को ही मिलकर करना है, अकेली पत्नी या अकेला पति नहीं कर सकता। बड़ी आयु में पुत्र या पुत्री का विवाह करना है, तब मंगल कार्य माता और पिता दोनों को मिलकर करना है, अकेला पिता या अकेली माता नहीं कर सकती। अर्थात सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए पति और पत्नी को एक ही माना जाता है। साधारण लौकिक घटनाएं भी अगर हम देखें तो किसी को अमृत महोत्सव के लिए सम्मानित करना है, किसी को षष्ठी पूर्ति के लिए सम्मानित करना है, तो दोनों साथ में होते हैं सम्मान के लिए, अकेला पति या अकेली पत्नी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भावात्मक रूप से यह भी कहा गया है कि पति के पुण्य और पाप में पत्नी की समान हिस्सेदारी है। माने पति कोई गुनाह करता है तो उसका पाप पत्नी को भी लगता है, पत्नी यदि कोई पुण्य कार्य करती है तो उसका आधा हिस्सा पति को भी मिलता है। अर्थात हमारे संपूर्ण समाज ने, हमारी संपूर्ण संस्कृति ने पति और पत्नी को एक ही माना है, ये दो नहीं है। आज हम इस भावना के प्रति थोड़ा दुर्लक्ष्य करते हैं। पत्नी भी कहती है मेरा स्वतंत्र व्यक्तित्व है, मेरा स्वमान स्वाभिमान है। आजकल लोग कहते हैं मुझे भी स्पेस चाहिए, माने मेरे लिए भी कोई स्वतंत्र समय चाहिए। मैं क्या घर के लिए ही सब कुछ करूं, लेकिन मैं क्या पति के लिए ही सब कुछ करूं, मेरा अपना भी तो कुछ है। ऐसी भाषा पति भी नहीं बोल सकता और पत्नी भी नहीं बोल सकती, दोनों को मिलकर दोनों का है। ऐसी एकात्म भाव की साधना दोनों को करना है। इसलिए ये केवल शारीरिक संबंध नहीं है, यह भावनिक संबंध है, यह बौद्धिक मानसिक आत्मिक संबंध है। अब ये तो बड़ी साधना है, एकात्मता की साधना है। ये संपूर्ण कुटुंब का केंद्रवर्ती स्थान तो एक ही होना चाहिए और एक में फिर दो हैं। पत्नी के बिना पति अपूर्ण है, पति के बिना पत्नी अपूर्ण है, दोनों अकेले अकेले अपूर्ण ही हैं, दोनों मिलकर एक पूर्ण बनता है। तो हमारा तत्वज्ञान भी ये कहता है, हमारा धर्म भी यह कहता है, हमारा मनोविज्ञान भी यह कहता है, हमारा समाज शास्त्र भी यह कहता है, हमारी संस्कृति भी यह कहती है और हमारी परंपरा भी यह कहती है। आज ऐसा क्या हो गया है कि हम इसको नहीं मानेंगे? पश्चिम का विचार व्यक्ति केंद्री है, इसलिए हम विवाह के बाद भी हम स्वतंत्र हैं ऐसा कहने लगे हैं। इसको जरा एक और कर दो, पश्चिम को भारत से हटा दो, उसके ऊपर आधारित कानून है इसको जरा एक तरफ रख दो, विद्यापीठों में जो समाज शास्त्र सिखाया जाता है उसको भी जरा एक तरफ रख दो, तो हमारे शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं। इसलिए विवाह से पूर्व जितना भी विचार किया है उसका परिणाम अब पति पत्नी का एकत्व साधने में होना चाहिए। ये हो जाएगा तब जाकर हमारा गृहस्थाश्रम ठीक शुरू होगा। यदि पति पत्नी एक ही हैं तो कम ज़्यादा का प्रश्न कहाँ आता है? तुम ये करोगे और मैं क्यों ये नहीं करूँगी, ऐसा कैसे होगा? तुम्हें ये नहीं करना है, ये मेरा आदेश है, ऐसा पति कैसे कहेगा? पत्नी को पति की मर्जी के अनुसार रहना है, ऐसी भाषा कहाँ से आएगी? पति को पत्नी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यह उसका दायित्व है, ऐसी भाषा कैसे आएगी? ऐसे नहीं होगा। दोनों एक होंगे तो दोनों साथ मिलकर ही निर्णय करेंगे। इसलिए निर्णय करने का अधिकार किसका? पत्नी का या पति का? ऐसा नहीं होता है। निर्णय करने का अधिकार दोनों का होता है। ऐसा पति और पत्नी का एकात्म संबंध ये गृहस्थाश्रम का
पहला चरण है। यह अगर ठीक से सिद्ध हो जाता है तो कुटुंब जीवन अच्छा बनने का प्रारंभ हो जाता है। आज यहीं पर रुकेंगे, अगली बातों के लिए अगले भागों में विचार करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।